हेलो हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम ऑल। इस क्लास में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट टाइगर देखेंगे, कुछ हम मैंग्रोव्स देखेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इकोसिस्टम की कि इकोलॉजी में जो है किस तरह से स्टडी होती है, हल्का सा आइडिया लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन और ट्रीटी देखेंगे विच आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड ओजोन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हम कन्वेंशंस और प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उनके ईयर्स देखेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। करेंगे हम कहाँ से? शुरुआत हमारी होगी प्रोजेक्ट एलिफेंट से। जब हम प्रोजेक्ट टाइगर देख रहे थे तो हमने देखा था कि 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर हमारा शुरू हुआ था, टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वैसे ही हमारे एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और ये लगभग 20 साल बाद की गई थी शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा शुरू हुआ था सन 1992 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट सन 1992, ठीक है, 1992 की बात है जब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि एलिफेंट्स को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? कैटेगरी तो नहीं होती, शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सी शेड्यूल में रखा गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो हाथियों को रखा गया है शेड्यूल 1 में। ठीक है, कौन सी शेड्यूल में? शेड्यूल 1 में रखा गया है, एक अनुसूची में उसे रखा गया है। ठीक है, और साथ साथ में साइट्स भी हमने देखा था कि साइट्स क्या है, एक कन्वेंशन है। ठीक है, तो साइट्स के तहत भी एलिफेंट्स जो है अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ठीक है, साइट्स के तहत भी एलिफेंट्स जो है अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अब हाथी मेरे साथी की इस थीम को लेके ये प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। किस किस के द्वारा? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, हाथी मेरे साथी की थीम लगाई हुई है इन्होंने, हाथी मेरे साथी। ठीक है, और किस किस ने चलाई हुई है ये मुहिम प्रोजेक्ट टाइगर? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नोट करते चलिएगा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है किस किस के तहत ये चला हुआ है। ठीक है, अब एलिफेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए माइक एक तरह का जो तरीका है उनको मॉनिटर करने का। ठीक है, माइक, अगर माइक वही वर्ड कहीं लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या है? एक मॉनिटरिंग है इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स की। ठीक है, मॉनिटरिंग है ठीक। जैसे हमने देखा था कि बाघ अभ्यारण्य बनाए गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे ही एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एलिफेंट्स कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर से तो हमने देखा कि टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, बाघ अभ्यारण्य बन रहे हैं बाघों को संरक्षण प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक, और हाथियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर्स हम देखेंगे, मैं बोलूंगी और आप लिस्ट बनाते चलिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, अब ये एलिफेंट कॉरिडोर्स कहाँ हैं? तो ये पर्टिकुलर रीजन हमारे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत से लेके हमारे ईस्टर्न घाट्स में है और कहाँ तक है? कर्नाटक तक। ठीक है, क्योंकि हाथी जो है जंगली तौर पर यहीं पर ही पाए जाते हैं, तो
साउथ की तरफ, ठीक है, ईस्टर्न घाट की तरफ और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ इतनी जगहों पर जो है एलिफेंट कॉरिडोर्स हमारे बनाए गए हैं। तभी हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में तो ये फैले नहीं है, ठीक है। टाइगर रिजर्व जो था वो मध्य भारत में भी थे, उत्तरी भारत में, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश के साथ भी, और उत्तराखंड तक हमारे टाइगर रिजर्व थे, राजाजी और जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो पूरे लगभग पूरे भारत में ही बाघ अभ्यारण्य थे, पर हमारे जो हाथी के कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, वो ईस्टर्न घाट, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इतने तक ही फैले हुए हैं, ठीक है। चलिए, लगभग आज की डेट के अकॉर्डिंग 33 से ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो नोट करते चलिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा चीजें, ठीक। कर्नाटक में है नीलगिरी, वायनाड। नीलगिरी हमने पढ़ा था, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो सारा रीजन जो है बायोस्फीयर रिजर्व का सारा रीजन एलिफेंट कॉरिडोर के लिए जो है बनाया गया है। वहां पर टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। नीलगिरी, कोयम्बटूर, श्रीवल्लथूर और अन्नामलाई, ये टाइगर रिजर्व भी हैं और एलिफेंट कॉरिडोर भी हैं, ठीक है। ठीक, कर्नाटक में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों रीजन हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बांदीपुर मैसूर में, ठीक है, यहाँ जैसे है बांदीपुर, यहाँ को है नीलगिरी। नीलगिरी फिर दोनों तीनों तरफ आता है ये सारा रीजन। नीलगिरी के बाद है श्रीवल्लथूर, अन्नामलाई, ठीक है, श्रीवल्लथूर, अन्नामलाई, कोयम्बटूर, ठीक। और केरला की तरफ है नीलंबुर, वायनाड, अनाईमुड़ी और पेरियार। नीलगिरी वाले पोर्शन को कहा गया नीलंबुर, नीलंबुर, वायनाड, वायनाड के बाद है पेरियार, पेरियार के पहले है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की, ठीक है। बांदीपुर, बांदीपुर के ऊपर था अंशी, अंशी 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 टाइगर रिजर्व भी हमने देखा था, ठीक है। तो वहां पे एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया है, अंशी, ठीक है, अंशी से बांदीपुर, ठीक है। फिर और कहां पर है, फिर हमारे ये वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे उड़ीसा की तरफ को है रायला, ठीक है। 3 स्टेट्स हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सारे रीजन हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, ये आंध्र प्रदेश का पोर्शन सोच लीजिए कि आंध्र प्रदेश का पोर्शन है, ठीक है। और ये हमारा उड़ीसा है, ये और ये वाला पोर्शन जो है मान लो ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़। और साथ साथ में ये पोर्शन ऊपर को झारखंड हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, हल्का सा आइडिया, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में है रोयाला, ठीक है, रोयाला एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है, रोयाला। रोयाला के बाद साउथ उड़ीसा, महानदी एलिफेंट कॉरिडोर, साउथ उड़ीसा, महानदी एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है, महानदी एलिफेंट कॉरिडोर। महानदी के बाद वैतरणी, वैतरणी नदी हमने पढ़ी थी, तो वैतरणी, वैतरणी नदी की जो घाटी है वो वैतरणी। वैतरणी के बाद आता है मयूरभंज। मयूरभंज में हमने कौन सा मिनरल देखा था, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। मयूरभंज, मयूरभंज क्या है, एक एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है। फिर है बादलखोर और लेमुरु। लेमुरु है यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेमुरु यहाँ है, बादलखोर, ठीक है, लेमुरु, बादलखोर और सिंहभूम हमने पढ़ा था, ठीक है, झारखंड में, तो वो भी क्या है, सिंहभूम, झारखंड में सिंहभूम हमने पढ़ा था,
ये इस तरह का मैप है झारखंड का, ठीक है। सिंहभूम भी एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक। कोलकाता में फिर ईस्टर्न द्वार्स है, ये पोर्शन हो गया, ठीक है, ईस्टर्न घाट का, ठीक। अब आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ, वहां के कुछ एलिफेंट कॉरिडोर देख लेते हैं। ठीक है, ये पोर्शन देखिए, ये पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, ये, ठीक। तो यहाँ पर है एक जिसका नाम है ईस्टर्न द्वार्स, ये पश्चिम बंगाल में इस पोर्शन में है, ठीक है, ईस्टर्न द्वार्स, ठीक है, इस नाम से यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है। ईस्टर्न द्वार के पास जो गारो और खासी है, मेघालय के गारो और खासी दोनों ही जो है एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, गारो भी और खासी रीजन भी। असम में बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। चिरांग रिपू पहला आ गया, चिरांग रिपू। फिर यहाँ ये पोर्शन हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क का है, तो काजीरंगा को भी जो है एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में बनाया गया है, ठीक है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग, ठीक है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू था ये मेघालय और असम का, ठीक है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग। फिर धनश्री नदी हमने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी देखी थी, तो धनश्री रीजन, धनश्री लोविदिंग रीजन, ठीक है। धनश्री के बाद आइए इटांकी। इटांकी कहाँ का नेशनल पार्क था? नागालैंड का, ठीक है, इटांकी। नागालैंड का नेशनल पार्क था इटांकी, तो इटांकी भी क्या है? एक एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है। इटांकी के बाद आ जाइए सोनितपुर। सोनितपुर असम में है, ठीक है। असम के सोनितपुर को जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सोनितपुर के बाद दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई का ये ज्यादा, दिहिंग पटकाई की पहाड़ियां हमने कहा देखी थी? नागालैंड और असम के बीच में, ठीक है। दिहिंग पटकाई, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्र में पटकाई की पहाड़ियां देखी थी, तो दिहिंग पटकाई को भी जो है एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है। फिर कामेंग नेशनल पार्क हमने देखा था, ठीक है। और कामेंग नेशनल पार्क, तो कामेंग भी क्या है? एक अरुणाचल प्रदेश में एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है। और साउथ हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, साउथ अरुणाचल प्रदेश के नाम से जो है फिर आगे एलिफेंट कॉरिडोर्स बने हुए हैं। ये कुछ कॉरिडोर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं सारे देख लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ जाते हैं मैंग्रोव्स की तरफ, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट से एलिफेंट कॉरिडोर यानी हाथियों के संरक्षण का जो जिम्मा मिला है, ठीक है, इन कॉरिडोर्स को, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंग्रोव्स एक तरह के वन होते हैं, ठीक है। हमने देखा था, हम देखते हैं कि वनों के प्रकार किस तरह के होते हैं, कटिबंधिया, उष्ण कटिबंधिया, शीतोष्ण कटिबंधिया, इस तरह के वनों के प्रकार तो हमने देखे हैं। पर्णपाती, पत्ते गिराने वाले, सदाबहार, इस तरह के वनों के प्रकार हमें पता होता है, ठीक है। पर हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में एक अलग तरह के वन होते हैं जिनका नाम होता है मैंग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव, हिंदी में भी इन्हें मैंग्रोव ही कहा जाता है, ठीक है, मैंग्रोव्स, ठीक। ये जो हमारे घाट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे घाट्स हैं, तटीय रेखाएं हैं, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव टाइप की फॉरेस्ट यहाँ पर इन घाटों में पाई जाती है, ठीक है। और इन जगहों को कहा जाता है लिटोरल जोन। क्या कहते हैं? लिटोरल जोन, ठीक है। और इन मैंग्रोव वनों की खास बात क्या होती है कि इनकी जड़ें जो हैं
हवा में होती हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारा पोर्शन जो जड़ों का होता है वो पानी से ऊपर हवा में होता है, और जो इनकी रूट्स ही होती हैं वो ब्रीदेबल होती हैं, वो हवा से डायरेक्ट जो है अपना जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो रूट्स के द्वारा खुद ही किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हवा में होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की फॉरेस्ट को जिनकी जड़ें पानी से उभरी हुई हमें दिखती हों, ठीक है, पेड़ों की जड़ें दूर दूर तक दिखती हैं उन पेड़ों की, ठीक है, तो वो उस तरह के वनों को कहा जाता है मैंग्रोव वन, ठीक है। ठीक है, इकोटोन एरियाज में होते हैं, ठीक है, हाई टाइडल जोन में होते हैं, ठीक है। और क्या रीजन होता है कि इनकी जड़ें बाहर निकली होती हैं? क्योंकि कीचड़ वाले पोर्शन में ये होते हैं, दलदल वाले पोर्शन में, ठीक है, मडी एरिया होता है, मडी एरिया में जो है ये रूट्स ब्रीदेबल नहीं होती है ना, तो इन्हें हवा से ही जो है अपना रेस्पिरेशन करना पड़ता है, ठीक है, रूट्स को। ठीक, फिर आता है स्टेम से रूट निकलती हैं, ठीक है, स्टेम से ही रूट निकलती हैं इनकी, ठीक। और फिर ये होता है, इनकी एक खास बात होती है, ये बीबी पैरिटी शो करते हैं, ठीक है, बीबी पैरिटी। ये बीबी पैरिटी का क्या मतलब होता है? बीबी पैरिटी का मतलब होता है कि जो बीज लगा, ठीक है, उस पेड़ पर बीज लगा वो खुद ही पहले जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले ही अंकुर फूट जाएगा, ठीक है, फिर वो नीचे गिरेगा पेड़ बनने के लिए, ठीक है। मतलब कि अंकुर जो है कीचड़ में जाके नहीं फूटता, ठीक है, उसमें जर्मिनेशन कीचड़ में जाके नहीं होती, पानी में जाके नहीं होती है, पेड़ पर ही जो है इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, अंकुर आ जाता है, इसमें नया पौधा तैयार होने के लिए जो है पेड़ पर भी वो तैयार हो जाता है बीज, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर एक प्रोग्राम चला है, ठीक है, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, इस नाम से 2006 से 2006 से नया प्रोग्राम चला हुआ है इन मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है ज्यादा बढ़ गई है कुछ समय से, ठीक है, लोगों का जो हस्तक्षेप है उनके बढ़ने की वजह से जो है हमारी जो नेचुरल संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसको जो है हानि पहुंचती है। ठीक उसी के लिए, उस हानि से बचने के लिए, इनको संरक्षण के लिए फिर मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इस प्रोग्राम का जो है शुरुआत की गई है, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक जो है मैंग्रोव वन हमें मिलते हैं, ठीक है, मैं बोलूंगी आप लिस्ट बना के नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुजरात के रन ऑफ कच्छ से, ठीक है, यहाँ रन ऑफ कच्छ से शुरुआत हो जाती है इन मैंग्रोव टाइप की फॉरेस्ट की। और वेस्टर्न घाट पूरा, ये जो वेस्टर्न घाट पूरा है, यहाँ कहीं कहीं कुछ जगहों पर जो है ये कोलकाता रीजन तक जो है यहाँ तक मैंग्रोव वन हमें मिलते हैं, ठीक है। नोट करते चलिए, रन ऑफ कच्छ, खंबाट, ठीक है, ये सारा रीजन। फिर महाराष्ट्र का वेलदूर, अर्छा, देवगढ़, कारवार गोवा में है, काली नदी के पास, होनावार, ठीक है, कुंदापुरा, मैंगलोर, कन्नौर, वेमनार, पंबा रिवर के पास केरला में, ठीक। फिर तमिलनाडु में रामनाथ, मुथुपेट, पिच्चवरम, कंजनुवेली, पुलिकट झील कहाँ थी? श्रीहरिकोटा के पास, ठीक है। फिर कृष्णा रिवर का दोआब, ठीक है। फिर ईस्ट गोदावरी का दोआब, गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर चिल्का लेक, देवी कौड़ा, महानदी, कालीभंजदिया आइलैंड, कालीभंजदिया आइलैंड कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, ठीक है, यहाँ उड़ीसा में है कालीभंजदिया आइलैंड, ठीक है, वहां पर है मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, मैंग्रोव जेनेटिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? कालीभंजदिया आइलैंड, उड़ीसा में ये है, ठीक है, उड़ीसा में है, कालीभंजदिया में, ठीक है जी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हमने भीतरकनिका नेशनल पार्क देखा था, वहां पर भी मैंग्रोव तरह के वन पाए जाते हैं, उड़ीसा का है, ठीक है। फिर
कोलकाता रीजन में सुंदरवन डेल्टा जो भी है वहां पर भी मैंग्रोव तरह के वन हमें मिलते हैं। ठीक है, ये एक हल्की सी इंट्रोडक्शन थी मैंग्रोव तरह के वनों की। ठीक है, अब जो है मैं आपको हल्का सा आइडिया देती हूँ कि इकोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, मतलब हल्का सा आइडिया। ठीक है, बाकी हम प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ठीक, चलिए इकोसिस्टम की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी जो है किसने पहली बार ये शब्द का प्रयोग किया था, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था हेकल ने, HACEKEL, हेकल ने 1989। ठीक है, इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी की स्टडी, अब इकोसिस्टम तो किन्हीं चीजों से बना होता है। ठीक है, कोई चीजें होंगी तभी इकोसिस्टम बना, ऐसे तो इकोसिस्टम अकेला इकोसिस्टम पढ़ के क्या हमें मिलेगा। ठीक, तो इकोसिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है। फंडामेंटल पार्टिकल यानी सबसे छोटी चीज जिससे कोई बड़ी चीज बनी हो। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों के 6वीं क्लास की ये फंडामेंटल पार्टिकल की क्या डेफिनेशन है कि एक दीवार जब बनाई जाती है तो उनको ईंटों को जोड़ जोड़ के जो है पूरी दीवार बनाई जाती है। ठीक है, यही डेफिनेशन है कि एक एक ईंट को जोड़ के पूरी दीवार बनी। वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ के जो है फिर जो है बड़ी चीजें बनती हैं। ठीक है, हमारे आसपास जो है सारी चीजें फंडामेंटल पार्टिकल से ही बनी होती हैं। ठीक है जी, फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है हमारे पास, एटम है। ठीक है, एटम है, बट इस एटम भी जो है कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, वो तो हम फिजिक्स वाले पोर्शन में देखते हैं, बट हम मिनिमम जो पार्टिकल लेंगे यहाँ पर वो एटम लेंगे। ठीक है, एटम। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल एटम। एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम जो है मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये अणु परमाणु वाला जो है वो कंसेप्ट है। ठीक है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, ठीक है जी, कंपाउंड जो है मिलकर प्रोटीन और डीएनए बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, अभी तक हम जो है सेल की तरफ नहीं बढ़े, अभी क्या बना, प्रोटीन और डीएनए बन रहा है। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। ठीक है, सेल बनाया गया, सेल मिलकर जो है टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, बाकी इस सारी डिटेल को आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इकोसिस्टम की तरफ बढ़ना है कि इकोसिस्टम कैसे बनकर उभरा। ठीक, तो टिश्यू मिलकर फिर बाद में ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन्स हुआ अंग। ठीक है, जैसे हार्ट, लंग्स। ठीक है, इस तरह के किडनी, ये क्या है, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाया गया। ठीक, सिस्टम क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो पाचन तंत्र है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो श्वसन तंत्र है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, अलग अलग तरह के सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनाए। जब ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, इन सिस्टम को मिलाकर हमारे पास बॉडी बन गई। ठीक है, स्पीसीज बन गई। ठीक, बॉडी स्पीसीज बन गई। ठीक है, बॉडी स्पीसीज बन गई। जब बॉडीज बन गई, ठीक है, स्पीसीज बन गई, अब मान लो आदमी की बॉडी है। ठीक है, या फिर टाइगर की बॉडी है। ठीक है, या फिर हाथी की बॉडी है। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, स्पीसीज बन गई, अब स्पीसीज मिलकर प्रजातियां बन गई ना, प्रजातियां मिलकर जो है पॉपुलेशन बनाती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशन।
यानी जनसंख्या। ठीक, अब अलग अलग तरह की जनसंख्याएं, मान लो कुछ जनसंख्या आदमियों की है, कुछ जनसंख्या गायों की है, कुछ जनसंख्या पक्षियों की है, तो अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर जो है कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, और इस कम्युनिटी की स्टडी प्लस एनवायरमेंट, ठीक है, कम्युनिटी की स्टडी प्लस एनवायरमेंट, ये मिलकर कहलाता है इकोसिस्टम। ठीक है, ये कहलाया इकोसिस्टम। क्लियर हो गया? कितना हमने पढ़ा तब जाके इकोसिस्टम निकला। ठीक, हमारे आसपास की कम्युनिटी में सब कुछ आ जाएगा, पेड़ पौधे, जानवर, आदमी, पक्षी, पानी, सब कुछ। कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट की स्टडी मिलकर कहलाती है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम की स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। ठीक, इसके बाद भी टर्म्स हैं, कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट मिलकर जो है वायोम बनाती है। वायोम क्या हुआ? वायोम होता है कि मान लो हमारे पास सी वाली कम्युनिटी है जो सी साइड रह रही है, एक्वेटिक टाइप कम्युनिटी है। ठीक है, तो एक्वेटिक बायोम बन गया। ठीक है, फिर फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले हैं तो वो फॉरेस्ट बायोम बन गया। ठीक है, कहीं ग्रास लैंड है, मैदान है, तो वो ग्रास बायोम बन गया। ठीक, तो इकोसिस्टम के बाद आता है, इकोसिस्टम को मिल मिला के बनते हैं बायोम्स। ठीक है, क्या बनते हैं? बायोम्स। ठीक है, बायोम्स, इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम को मिलाकर बनते हैं बायोम्स। जैसे अलग अलग पॉपुलेशन को मिलाकर जो है कम्युनिटी बनी थी, वैसे ही अलग अलग इकोसिस्टम को मिलाकर बना बायोम। ठीक है, और बायोम्स को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था इंडियन जीके की शुरुआत में कि बायोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ना है, जहां अवेलेबिलिटी है लिवेबल कंडीशंस की। ठीक है, लिवेबल कंडीशंस, हवा पानी खाना। ठीक है, लिवेबल कंडीशन इतनी ही होती है, हवा पानी खाना। ठीक, तो जो बायोम्स हैं वो अलग अलग क्या बनते हैं? अलग अलग बायोस्फीयर्स, बायोम्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोम्स क्या हुए? सी टाइप बायोम, फॉरेस्ट टाइप बायोम, ग्रास टाइप बायोम, माउंटेन टाइप बायोम। ये क्या है? अलग अलग एरिया है जहां पर हमें जो है पॉपुलेशन देखने को मिलती है। बायोम्स मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। क्लियर हो गया? बायोस्फीयर। ठीक, बायोम्स मिलकर बायोस्फीयर बना रहे हैं। बायोस्फीयर और फिर लिथ और हाइड्रो मिलकर बना रहे हैं प्लैनेट। ठीक है, अब हम जो है बहुत बड़ी टर्म में पहुंच गए, प्लैनेट। ठीक है, यानी ग्रह बनाया। प्लैनेट्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है, प्लैनेट्स जो है मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम, अलग अलग सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सौर मंडल है। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स हो गए, अर्थ, वीनस, मरकरी, जुपिटर, जो भी है वगैरह वगैरह, जितने भी 7-8 प्लैनेट हैं। ठीक है, उनको मिलकर बना सौर मंडल। ठीक है, और हमारे ब्रह्मांड में जो है एक ही सौर मंडल नहीं है, बहुत सारे सौर मंडल हैं। सौर मंडल मिलकर बनाते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, मंदाकिनी जिन्हें हिंदी में कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सीज, गैलेक्सीज बनाई। ठीक है, सोलर सिस्टम ने मिलकर बनाई गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं यूनिवर्स। ठीक है, पहुंच गए हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के हमने दर्शन कर लिए, एक एटम से यूनिवर्स तक हम पहुंच गए। ठीक है, इस तरह की स्टडीज को अलग अलग पोर्शन में फिर अलग अलग स्टडीज होती हैं, उनके अलग अलग नाम जो है होते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ रहे थे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट की स्टडी। ठीक है, इकोलॉजी जिसे कहते हैं, और हेकल ने 1989 में जो है इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था। ठीक है, बाकी फर्दर जो है हम कभी मौका मिलेगा हमें इकोसिस्टम और बाकी चीजों के बारे में पढ़ने के लिए तो हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब पर जाते हैं हम इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशन हैं, ट्रीटीज हैं और प्रोटोकॉल्स है। अब ये होता क्या है? प्रोटोकॉल भी समझौता होता है, कन्वेंशन भी समझौता होता है, और ट्रीटी भी क्या होता है? समझौता होता है। बट इनका जो है एक बाइंडिंग, जो मानने का तरीका है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ एक चीजें होती हैं वो बाउंडेबल नहीं होती हैं, और कुछ एक चीजें होती हैं जो बाउंडेबल होती हैं और उनके ऊपर फाइन्स लगते हैं, वो ट्रीटीज कहलाती हैं। ठीक है, कन्वेंशन जो होते हैं समझौते होते हैं, पर वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, और फाइन्स भी नहीं लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ही कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स हम देखेंगे। बाकी हम थॉरली स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि पॉल्यूशन के भी हैं, ओजोन के भी हैं, क्लाइमेट चेंज भी आता है यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैसेज, इतने सारे टॉपिक है, इनके जस्ट
जस्ट हम कन्वेंशन देखेंगे और क्लास को कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। थॉरली हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट हमने कन्वेंशन देखने हैं, ठीक है। ठीक है, और ये डेट वाइज आते हैं पेपर में, ठीक है, तो नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थॉरली नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मैं कन्वेंशन का नाम बताऊंगी और वो किस टर्म से रिलेटेड है और कौन से ईयर में वो आया था, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड कन्वेंशन, ठीक, ओजोन से रिलेटेड कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और ट्रीटी तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है। कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और ट्रीटी तीनों ही आ जाएंगे, तीनों समझौते हैं। फर्क ये होता है इनके फाइन्स का, इनकी बाइंडिंग्स का, ठीक है, कौन जो है ज्यादा बाउंडेबल होते हैं, ठीक है, उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। ओजोन के लिए आता है सबसे पहला कन्वेंशन, दैट इज वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन कब आया था? ये 1985 में ये आया था और एंटर इनटू फोर्स जब ये लागू हो गया था 1988 में, ठीक है, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के बाद आप आ जाइए मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या? मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। अब ये हम आपको क्लियर तब होगा जब हम एक वर्ड पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा, तभी हमें क्लियर होगा कि हाँ यार क्योटो प्रोटोकॉल का तो क्वेश्चन आता है, पर क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। आज हम क्लियर करेंगे कि कौन से प्रोटोकॉल कौन से एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, सन 1987 में ये आया था, ठीक है। फिर आता है किगाली अमेंडमेंट्स। किगाली अमेंडमेंट्स 2016 में ये हुई हैं, किगाली अमेंडमेंट्स। किगाली अमेंडमेंट्स जो हैं ओजोन से रिलेटेड हैं, ये सन 2016 में ये हुई थी। ये तीन इंपॉर्टेंट है, वियना, मॉन्टेरियल और किगाली, ओजोन से रिलेटेड, ठीक है। ओजोन गैस O3, ठीक है। ओजोन लेयर हमारी है ना, डिप्लीशन हो रहा है जिसका, वो घट रही है, कम हो रही है, वो उससे उसके बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए जितने भी ये कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल्स हैं, वियना कन्वेंशन, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट्स, ठीक। अब आ जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ना, उनकी स्टडी करना और उनका रख रखाव, रोक टोक, उससे रिलेटेड जितने भी जो है कार्यक्रम है, ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज एक्शन में आते हैं। किसमें आते हैं? क्लाइमेट चेंज में आते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, ठीक है। और यहां पर कौन कौन से कन्वेंशन हैं? सबसे पहले हुई थी अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी ये अर्थ समिट। कब हुई थी ये? सन 1992 में ये हुई थी, ठीक है। अर्थ समिट 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब आई क्योटो प्रोटोकॉल की बारी। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। GHGS का मतलब हुआ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल भी क्लाइमेट चेंज एक्शन से रिलेटेड है। सन 1997 में ये आया था, ठीक है। क्योटो जगह है जापान की, ठीक, वहां पर ये जो इस पे हस्ताक्षर हुए थे, जगहों के नाम पर ही फिर जो है इन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का नाम बनाया गया है, ठीक है। जैसे वियना जगह है, मॉन्टेरियल जगह है, किगाली भी जगह है, क्योटो भी जगह है, रियो डी जेनेरियो ये भी जगह है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में आया था। तीसरा है इंपॉर्टेंट पेरिस समिट, ठीक है। पेरिस समिट ये सन 2015 में जो है इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिलेटेड जो है ये हुई थी, ठीक है, पेरिस में समिट, ठीक। अब आते हैं पॉल्यूटेंट से रिलेटेड, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स यानी जो भी प्रदूषक तत्व होते हैं उनसे रिलेटेड जो है कौन कौन सी ट्रीटीज बनाई गई हैं, ठीक है, कौन कौन से कन्वेंशन हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, प्रदूषक तत्व, जो भी प्रदूषक हैं,
ठीक है। प्रदूषक यानी जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने आम जिंदगी में जो है एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल हमारे जो कारखाने हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं यानी जो गाड़ियां हम चलाते हैं, या फिर हमारे घरों का कचरा, जो भी पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, वो उनसे रिलेटेड जो है कौन कौन से कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड के। ठीक है, तो आ जाते हैं इस तरफ। सबसे पहला है स्टॉकहोम। नोट करते चलिएगा, स्टॉकहोम जगह पर ये हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम ये जगह है 2001 में। ठीक है, स्टॉकहोम के बाद आ जाइए, स्टॉकहोम के बाद है वेजल। वेजल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉल्यूटेंट से रिलेटेड। ठीक है, वेजल जगह पर ये हुई थी। ठीक है, मीटिंग सन 2004 में। ठीक है, वेजल के बाद आ जाइए रोटरडैम। रोटरडैम बहुत फेमस जगह है रोटरडैम, यहाँ पे मीटिंग हुई थी, यहाँ पर भी सन 2004 में ही मीटिंग हुई थी। ठीक है, फिर आता है रोटरडैम के बाद मीनामाटा। ठीक है, मीनामाटा कन्वेंशन, मीनामाटा भी में जो है ये मीटिंग सन 2013 में हुई थी। ठीक है, मीनामाटा के बाद आ जाइए लंदन डंपिंग। ये लंदन डंपिंग का केस ना बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, दो अलग अलग डिफरेंस होते हैं ना। हाँ, एक होते हैं जो विकसित देश हैं और एक है विकासशील देश। ठीक, तो डेवलपिंग कंट्रीज, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी ना, ये क्या करती थी, अपना जो भी पॉल्यूटेंट्स, जो भी कचरा है, ठीक है, उनको बड़ी बड़ी कार्गोज में, शिप्स में भर के क्या करते थे, डेवलपिंग कंट्रीज में छोड़ आते थे। ठीक है, इलीगली जो है पॉल्यूटेंट्स का जो था मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में छोड़ आते थे। और अफ्रीका ऐसी देश है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर जो है कुछ देशों में बहुत ज्यादा इलीगल डंपिंग की गई। ठीक है, इलीगल डंपिंग की गई पॉल्यूटेंट्स की। ठीक है, इसके तहत फिर जो अपना कचरा है क्या करते हैं, अपने घर से दूसरे के घर में फेंक दिया और पता भी नहीं चला। इस तरह का काम हो रहा था इस दशक में, सन 2001 से 2010 के दशक में। ठीक, तो उसके रिलेटेड फिर मीटिंग्स चलाई गई कि जो अपना कचरा है वो खुद ही संभालिए, खुद ही उसको डिकम्पोज कीजिए, या फिर उसका जो है खुद ही निपटारा कीजिए, दूसरों के घरों पर मत फेंकिए। ठीक है, ये कहानी है लंदन डंपिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर आती है मारपोल। मारपोल पर भी जो है मीटिंग हुई थी। ठीक है, पॉल्यूटेंट से रिलेटेड। ठीक, अब आती है बारी CBD की, यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी, हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी जो है बहुत सारे कन्वेंशंस हैं। ठीक है, यानी जानवरों का संरक्षण, जो भी है फ्लोरा एंड फौना का संरक्षण और प्रोटेक्शन, वो भी हमारी ही जिम्मेवारी है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज्यादा है, तो ह्यूमन ने ही प्रोटेक्शन और कंजर्व करने का जिम्मा भी फिर उठाना है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कन्वेंशंस कौन कौन से हैं, एक है कार्टेजिना कन्वेंशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, कार्टेजिना जगह पर मीटिंग हुई थी 2003 में। ठीक है, कार्टेजिना में मीटिंग हुई थी सन 2003 में। ठीक, फिर आता है नागोया प्रोटोकॉल। ये जो नागोया प्रोटोकॉल है और क्योटो प्रोटोकॉल है, इसी में ही कंफ्यूज होते हैं सभी। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल सन 2014 में ये प्रोटोकॉल है, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्रोटोकॉल हमारे क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है, और ये सन 1997 की बात है। ठीक है, लास्ट है आईची टारगेट्स। ठीक है, आईची टारगेट्स ये लेटेस्ट है, आईची टारगेट्स। ठीक है, आईची टारगेट्स सन 2010 में। ठीक है, अब आज की डेट में लेटेस्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, कितने हैं, 17-18 हैं। कब हुआ था ये, इसका 2020 से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट रखा गया है। फिर उसमें ये सब कुछ जो है
एक साथ कंपाइल किया गया है कि हर एक कंट्री ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। उसमें फिर सब कुछ कन्वेंशन, वाटर रिलेटेड, हाइजीन रिलेटेड और फिर सब कुछ जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। कार्बन से रिलेटेड भी सब कुछ जो है फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए आ गया है, ठीक है। उसमें टारगेट्स रखे गए हैं हर एक कंट्री के। सन 2020 से जो है ये एसडीजीज का काम, एसडीजीज पे काम हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने एक एक चीज को अलग अलग से लिखा है, अलग अलग से बता दिया है कि हाँ ये कन्वेंशन जो है इससे, इस फील्ड से रिलेटेड है, ये कन्वेंशन या ये प्रोटोकॉल इस फील्ड से रिलेटेड है। हाँ इतना ही होता है, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना हो तो वी विल ट्राई कि हाँ हम डिटेल में भी पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से और एग्जाम से रिलेटेड जो है वर्ल्ड जीके के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में फिक्स्ड ही होता है कि इन प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, हर एक एग्जाम में ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक ही पेज पर जो है हमने इन सारे कन्वेंशन को उतार दिया है कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा समझौता है। आई होप आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है, लर्न करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप पूछिएगा कि हाँ जी मैम इससे रिलेटेड हम आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लर्न कीजिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इन वीडियो से हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।